हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एक संस्मरण जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक किनको कहा गया है? फादर कामिल बुल्के जी को। तो ये सर्वे जो लेखक हैं ये फादर कामिल बुल्के जी को अच्छे से जानते थे, तो उन्हीं के विषय में लिखा है कि ये किस प्रकार का व्यक्तित्व इनका था। तो ये सार मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ बेटा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की, यानी कि बहुत लेट शादी की उसने। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र जो रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। माँ से बहुत ज्यादा उनकी अटैचमेंट थी और जो खत उनको आते थे वो अपने जो दोस्त थे उनके रघुवंश जी उनको हमेशा दिखाते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्मचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध कौन सा था उनका? राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, एक जो नाटक है लिखा है, उसका हिंदी में रूपांतरण किया था, नीला पक्षी। ठीक है, बाइबल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। कोश किसे कहते हैं बेटा? डिक्शनरी। हिंदी अंग्रेजी कोश भी इन्होंने तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए थे। देखिए बेटा, यूरोप में उनका जन्म हुआ और लेकिन वो भारतीय संस्कृति के बहुत नजदीक थे और हिंदी भाषा से उनका विशेष लगाव था। इसी के रहते वो भारत आए और जब वो भारत एक बार आ गए तो बेल्जियम बस वो 2-4 बार ही अपनी लाइफ में गए होंगे। आ गया बेटा, जो लेखक हैं यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनका परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। मतलब इलाहाबाद में मिले लेकिन वापस दिल्ली आने पर भी, जब ये वापस दिल्ली आए तो भी ये इनके कांटेक्ट में थे। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ये बेटा हम तो सभी जानते कि आज तक की तारीख में भी हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं है। उसे सिर्फ कहा जाता है बेटा, लेकिन हमारे संविधान में उसे राजभाषा का दर्जा ही दिया गया है। अभी तक उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं है, लेकिन हम बस आदर्श राष्ट्रभाषा हिंदी जरूर लिख देते हैं। तो फादर कामिल बुल्के जो हैं वो भी चाहते थे कि भाई राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी ही होनी चाहिए और यही उनका सपना था। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। कई बार होता है ना बेटा कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी हिंदी की कई बार उपेक्षा कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, तो उन्हें बड़ी झुंझलाहट होती थी और बड़ा उनका मन दुखी होता था। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्तियां ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। लेखक की पत्नी गुजरी, उसका बेटा भी गुजर गया, तो जो शब्द बुल्के साहब ने उनके लिए कहे थे
वो वाकई लेखक को शांति प्रदान कर गए थे, उनके मन में ठंडक जो है वो दे गए थे। नहीं तो क्या होता है बेटा, कोई मर जाए, कोई कहते ना भाई ये तो ऐसे होता है ना, ये तो रिवाज, वैसे ये तो जी बना है भगवान का रिवाज है, जो आया है जाएगा, ये मतलब मोस्टली यही इस प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं, और ये शब्द दिलासा नहीं देते, ठीक है। लेकिन जो बुल्के साहब ने कहा उससे लेखक को बहुत सांत्वना मिली। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। अब बेटा ये जहरबाद, शायद आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। ये जहरबाद एक बीमारी है और ये खून की बीमारी है बेटा, ठीक है। जैसे कि खून में कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो शरीर पे ना फोड़ा बन जाता है इसमें, और ये फोड़ा बहुत दर्द देता है और टाइमली ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाती है, जहर फैल जाता है ब्लड में, है ना। तो अगर ये फोड़ा ठीक हो भी जाए, पहली बात तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, और अगर ये ठीक हो भी जाता है फोड़ा, तो भी जो पेशेंट है वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाता। तो इतनी बुरी बीमारी है ये। आई थिंक ये ब्लड कैंसर हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं बेटा, ठीक है। लेकिन है ये, मतलब खून में जो विकार पैदा होते हैं उससे शरीर में कहीं फोड़ा उत्पन्न होता है जो जल्दी से ठीक नहीं होता, और उसकी इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाती है, और आदमी जो है वो पूरे शरीर में उसके दर्द होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, और जो व्यक्ति है तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान ना होने से अफसोस हुआ। मतलब राइटर को पता ही नहीं चला कि वो दिल्ली में है और वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी में से रघुवंश जी के बेटे, रघुवंश कौन थे बेटे, इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे रघुवंश जो है फादर कामिल बुल्के के, तो उनके बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, बेटा ये भी हिंदी के राइटर हैं, विजयेंद्र स्नातक ये भी राइटर हैं, अजीत कुमार ये भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निर्मल जैन ये भी हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश मसीही ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, यानी कि सबका भला किया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। ठीक है बेटा, तो ये थे फादर कामिल बुल्के। और अब मैं आपको बता दूं बेटा थोड़ा सा लेखक के बारे में, जो है सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना जी। इनका जन्म जो है 1927 में कहाँ हुआ, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। बेटा ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त शायद आपको बोरिंग लग रही हो या आपके दिमाग पे ये एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा हो, बट एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, अगर ये छोटी छोटी चीजें याद करनी और इन पे ध्यान मारना अगर आप शुरू कर दोगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बेटा यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अभी जैसे कि वो किस पत्र का उन्होंने संपादन किया, या उनका जन्म कहाँ हुआ, दूसरा उन्होंने मतलब कहाँ क्या क्या उनकी रचनाएं थी, क्या क्या उन्होंने काम किए। तो ये जो चीजें है ना बेटा ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली हैं, तो इसको इग्नोर नहीं मारना कि ये 4 क्वेश्चन रट लिए और हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अगर आपने दूर तक जाना है, जिंदगी में कुछ करना है बेटा, तो अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म 1927 में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, और इन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे हैं ये, और इसके अलावा दिनमान में उप संपादक रहे हैं,
और पराग के संपादक रहे हैं। ठीक है। और इनका जो निधन है बेटा वो 1900 ये क्या है, आकस्मिक निधन हो गया इनका, बड़ी छोटी ही ये 1983 में। ठीक है बेटा। तो सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जैसे सडनली किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो कार्य हैं, इन्होंने जो रचनाएं अब तक की हैं, तो कविता संग्रह इनके हैं काठ की घंटियां, कुआओं नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास इन्होंने लिखा है पागल कुत्ते का मसीहा, दूसरा सोया हुआ जल। कहानी संग्रह है इनका लड़ाई। नाटक है बकरी। बाल साहित्य है इनका भों भों खो खो। और एक है बतूता का जूता। और तीसरा है लाख की नाक। और लेखक संग्रह है इनका चर्चे और चरखे। तो ये थे फादर कामिल बुल्के। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पर दे रखा है एक कठिन शब्द, ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, ये भी आप जरूर पढ़िएगा। जहरबाद, गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्टदायक फोड़ा। ठीक है। देहरी, दहलीज, निर्लिप्त होता है आसक्ति, जो लिप्त ना हो, लिप्त मतलब आसक्ति ना हो किसी को, उस चीज को हम छोड़ दें, उसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। आवेश, जोश, रूपांतर, किसी वस्तु का रूप बदलना। अकाट्य, जो काटा ना जा सके। विरल, काम मिलने वाली। ठीक है। उसके बाद है करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा। आगे है बेटा गौरीक वसन, मतलब साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाला गेरुआ वस्त्र। गौरीक वसन, वसन कपड़े को ही कहते हैं बेटा। श्रद्धा न तो होता है कि प्रेम से, भक्ति से, पूज्य भाव से। रगों, नसों में अस्तित्व है स्वरूप। चोगा, एक लंबा ढीला सा खुला सा मर्दाना पहनावा। साक्षी, गवाह, गोष्ठियां होता है सभाएं। वात्सल्य होता है ममता का भाव। देह, शरीर, उपेक्षा, ध्यान न देना। अपनत्व होता है अपनापन या अपनाना। और संक्रिय होता है पतली या नैरो, जिसको हम बोलते हैं टाइट। और संकल्प होता है इरादा करना। तो ये थे बेटा कुछ मुश्किल शब्द। तो ये आपने आज अच्छे से इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है, इसके सार को समझना है, और कल मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।